Today we will discuss about the determination of human resource requirement. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है, मानव संसाधन की जो आवश्यकता होती है, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। मतलब कहने का ये कि मानव संसाधन जो कि ऑर्गेनाइजेशन में, दैट मीन्स सिंपल शब्दों में हम एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स जिनको कहते हैं उनकी बात करेंगे कि भाई ये जो एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, कैसे एस्टिमेट किया जाता है, कैसे डिटरमाइन, कैसे आइडेंटिफाई, तो कैसे पता लगाया जाता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में या हम जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उसमें कितने एम्प्लॉयज़ की, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की क्या है, आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट की टेक्निक्स होती हैं, तकनीकें होती हैं, इन तकनीकों को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक और एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक मतलब हम उसकी क्वांटिटी, उसकी क्षमता की बात करेंगे। अभी क्षमता किसकी, तो एम्प्लॉयज़ की, कि भाई कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कितना ह्यूमन रिसोर्स नीडेड है, ये क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव की बात, क्वालिटेटिव टेक्निक की बात करेंगे, दैट मीन्स हम उसकी कार्य कुशलता, उसकी विशेषता, उसकी गुणवत्ता की अगर हम बात करेंगे तो हम उसमें ये पता लगाएंगे कि भाई विशेष क्वालिटी जो लोग रखते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस हो, वो उनका नॉलेज हो, उनका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन लेवल एक्सेट्रा जो भी होगा, हम उन चीज़ों का अध्ययन जो है वो क्वालिटेटिव टेक्निक्स में करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द टेक्निक्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ HR रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक को समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि जब क्वांटिटेटिव टेक्निक की अगर हम बात करेंगे साधारण शब्दों में या सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की, दैट मीन्स इन दिस मेथड और इन दिस टेक्निक द पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस are identify that how many employees, how many human resources are required in our organization, कि भाई कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी संस्था में आवश्यकता है। अब इस आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाता है, डिफरेंट तरीके से एनालिसिस किया जाता है। वन मोर थिंग इसमें एक और आती है, क्या आती है कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में नीड होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपको सभी को पता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सो मेनी। ठीक है, तो ये सभी डिपार्टमेंट्स में सभी अलग अलग एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो काम करते हैं। तो पता होता है कि कब किस डिपार्टमेंट में हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होगी, कितने ह्यूमन रिसोर्स, कितने मानव संसाधन हमारे लिए आवश्यक होंगे। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारा पास डाटा होता है, पास डाटा मतलब जो पिछले पुराने कई सालों का अगर हम डाटा इन्फॉर्मेशन उठाकर देखें तो उसके अनुसार भी हमें पता लगता है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज़, हाउ मेनी ह्यूमन रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट आवश्यकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, वो क्या कि भाई कि हाउ मेनी प्रोडक्शन वी हैव टू डू इन फ्यूचर एंड व्हाट शुड बी द सेल्स, है ना, कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी सेल्स होगी, उस प्रोडक्शन और उस सेल्स के अकॉर्डिंग भी ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। अगर प्रोडक्शन एक्सपांड करना है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सेल्स भी बढ़ेगी, ठीक है, बिक्री भी बढ़ेगी उस चीज़ की। तो जब आप प्रोडक्शन एक्सपांड करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्शन को एक्सपांड करने के लिए लगभग हर डिपार्टमेंट में आपको मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड आपको होगी। तो ये होती है पहली क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में सब पार्ट्स होते हैं, इट इज कैटेगराइज्ड ऑन टू बेस। फर्स्ट होता है डिमांड साइड और सेकंड होता है सप्लाई साइड। अब डिमांड किसकी, तो एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की। कैसे, वर्कलोड एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, वर्कलोड एनालिसिस किया जाता है, दैट इट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर हैविंग द डिफरेंट वर्कलोड एंड हाउ दे आर परफॉर्मेंस विद दिस लोड, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनकी क्या परफॉर्मेंस क्या किस रेशो से वो चीज़ों को उत्पादन करने में हेल्पफुल है। HR डिपार्टमेंट्स में है तो HR में किस तरीके से काम कर रहे हैं, परचेज स्टोर डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय है तो हाउ इज इट वर्किंग, देन सेल्स मार्केटिंग का है तो वो कितना अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है सेल्स मार्केटिंग में। तो इस तरीके से वर्कलोड
एनालिसिस कर लिया कि भाई इतना इतना लोड, इतना इतना भार हर एक एम्प्लॉय पर है। अगर हम प्रोडक्शन एक्सपांड करेंगे, अगर हमको डिमांड को पूरा करना है समय के साथ, तो वर्कलोड को एनालिसिस करने के बाद हमने पता लगाया कि हमको 100 न्यू एम्प्लॉयज़, 100 न्यू ह्यूमन रिसोर्सेज को हमको जॉब पर रखना पड़ेगा। क्योंकि वर्कलोड जब हम एग्जामाइन करते हैं तो आप एक ही व्यक्ति को सुबह से आज सुबह से कल सुबह तक काम नहीं करवा सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपकी सेल्स बढ़ाना नहीं, आपको एक क्षमता के अनुसार ही एक व्यक्ति से काम लेना है, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपने वर्कलोड का जो कार्यभार है उसका विश्लेषण करके आपने पता लगाया कि इन ओवरऑल, ठीक है, वी हैव टू रिक्वायर्ड दैट 100 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के लिए लगभग हमको 100 ह्यूमन रिसोर्सेज की नियुक्तियां करना है, जॉब देना है। तो अकॉर्डिंग टू वर्कलोड एनालिसिस, ठीक है, कार्यभार विश्लेषण के अनुसार हमने ह्यूमन रिसोर्सेज का विश्लेषण किया और फिर उनको नियुक्तियां दी। अगला हम करते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस के साथ। अब वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है? दैट इट इज एस्टिमेटेड ऑन एन एवरेज 5% स्टाफ इज एब्सेंट एंड रिमेनिंग 5% मे बी टर्मिनेटेड, रिटायर्ड और मे बी ड्यू टू हिज और हर डेथ। कि वो जो जगह है वर्कफोर्स किस तरीके से है ना, वर्कफोर्स मतलब जो सारे एम्प्लॉय मिलकर जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं कि कितने वर्कफोर्स से काम हो रहा है। 5% मान लो ऑन एन एवरेज पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 5% एम्प्लॉय तो डेली बेसिस पर एब्सेंट रहते होंगे, कोई ना कोई काम रहता होगा उनको। तो अब इस वर्कफोर्स प्रोडक्शन लेकिन नहीं करना है, उन 5% के नहीं रहने पर भी प्रोडक्शन में हमको कोई चेंज नहीं लाना है। तो भाई क्या करें? तो उस वर्कफोर्स एनालिसिस का कि लगभग जब इतने सारे लोग एक दिन में प्रेजेंट रहते हैं तो वो कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं, इस चीज़ का अनुमान लगा के, इस चीज़ को एस्टिमेट करके फिर क्या किया जाता है, मानव संसाधन की नियुक्तियाँ की जाती है इस टेक्निक में। अगली टेक्निक होती है मैनेजमेंट जजमेंट अप्रोच। मैनेजमेंट जजमेंट अप्रोच की जब भी हम बात करते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट पीपल्स होते हैं, दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, है ना, और उन्हें पता होता है कि हमें किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज के आने वाले टाइम में आवश्यकता पड़ सकती है। मे बी कि उनके पास पास डाटा हो, पुराने कुछ सालों का उनके पास डाटा हो, आंकड़े हो, जानकारियाँ, इंफॉर्मेशन हो, तो उस जजमेंट के अनुसार, उस मैनेजमेंट जो रहता है, जो प्रबंधन के कुछ लोग होते हैं, उनके जजमेंट के अनुसार इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि इन फ्यूचर वी नीड सच नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड। ठीक है, हमको आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में हमको इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की क्या रहने वाली, नीड रहने वाली है, आवश्यकता रहने वाली है। तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके जजमेंट लगाकर इतने इतने एम्प्लॉयज की नियुक्तियाँ निकाली जाती हैं, ठीक है, और फिर उनको जॉब दिया जाता है। लास्ट होता है डिमांड साइड से स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स में क्या होता है कि दीज आर कंसीडर्ड विद द रेशियो एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, इकोनॉमिक मॉडल्स एंड ट्रेंड एनालिसिस। ये सारे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, ठीक है। रिग्रेशन, कोरिलेशन 11th-12th में जो मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कोरिलेशन, रिग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग या फिर इकोनॉमिक मॉडल्स, रेशियो एनालिसिस, इस तरीके के सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाकर, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इस लीनियर प्रोग्रामिंग और इन इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करके पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में, जैसे हम 11th-12th में अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से कुछ स्टूडेंट्स होंगे तो पता होगा कि हम कैसे इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन और वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट, उसको लगा के और क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से वहाँ पर इन टेक्निक, इन स्टैटिस्टिकल डाटा को यूज़ करके क्या किया जाता है, क्वेश्चन कौन सा, एम्प्लॉय की डिमांड, एम्प्लॉय की नीड में लगने वाला कि भाई कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उनके लिए क्या करना, पता लगाना इन सभी स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू। आप चाहें
तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जब या ह्यूमन रिसोर्स जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में नीडेड होते हैं तो जनरली हमको एक ही फॉर्म मालूम होता है कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कॉल आता है एंड देन वी आर गोइंग। लेकिन उसके पहले की जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लेंथी होती है। वो यही सारी चीज़ें हैं कि हमको कॉल आता है कि भाई आओ, हमको आवश्यकता है या इंटरव्यू हम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसके पहले ये सारी जो होती है चीज़ें फुलफिल की जाती है, कंप्लीट की जाती है। फिर ये तो मैंने बताया आपको डिमांड साइड से। नेक्स्ट होता है सप्लाई साइड से। अब सप्लाई साइड से मतलब कि जब हमें प्रोडक्शन करके, जब हम डिमांड को एनालिसिस करके, वर्क फोर्स वर्कलोड एनालिसिस करके जब भाई हम ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट का पता लगाते हैं, तो उसी तरीके से हम सप्लाई साइड से किस तरह से पता लगा सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं उसके। पहला होता है मार्को, एक वो है एनालिस्ट है, तो मार्को के एनालिसिस के अनुसार। अब मार्को का एनालिसिस क्या कहता है कि जब भी हम बात करते हैं पूर्ति की, मतलब सप्लाई की, तो सप्लाई साइड से मार्को ने अपने एनालिसिस में इतना बताया कि अकॉर्डिंग टू द पास्ट डाटा, है ना, अकॉर्डिंग टू द पास्ट डेटा, पास्ट इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी ह्यूमन रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर। उन्होंने क्या कहा कि आपकी कंपनी का फॉर अ ईयर यू हैव टू मेंटेन द डेटा द इंफॉर्मेशन फॉर अ ईयर। आप पिछले कुछ बीते हुए साल का इंफॉर्मेशन डेटा आंकड़ों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। देन यू आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी वर्कर्स आर कंटिन्यूइंग रिमेन इन द सेम जॉब, हाउ मेनी आर टर्मिनेटेड, रिटायर्ड, ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो उन्होंने मार्को ने अपने एनालिसिस में क्या किया कि कितने समय तक कौन एम्प्लॉय लंबे समय तक टिका रहा, कौन ने थोड़े दिन में ही जॉब छोड़ दिया, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ट्रांसफर होकर कहीं से आए हैं या ट्रांसफर करके हमारे यहाँ से कहीं और गए, कितने लोगों को टर्मिनेट निकाल दिया गया है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर रिटायर्ड फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से क्या मार्को ने अपना एनालिसिस किया। नेक्स्ट होता है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है कि इट इज अकॉर्डिंग वर्क एज द अबव मेथड। मार्को एनालिसिस के तरीके से ही सिमुलेशन की मेथड होती है सिमुलेशन की। लेकिन इस सिमुलेशन में क्या होता है कि अगेन दे आर आइडेंटिफाइंग, हाँ, इसमें ये पता लगाया जाता है कि इन फ्यूचर हाउ मेनी ह्यूमन रिसोर्सेज आर और हाउ मेनी ह्यूमन रिसोर्सेज में बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर। तो पहले वाले में मार्को में आपने क्या पता लगाया कि कितने एम्प्लॉय लंबे समय तक एक ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहे। और जो सिमुलेशन की मेथड होती है, सिमुलेशन की मेथड में क्या किया जाता है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज शुड बी विद अस फॉर फ्यूचर एंड कितने भविष्य में कितने ह्यूमन रिसोर्स, कितने मानव संसाधन हमारे पास अवेलेबल होंगे। आज प्रोडक्शन कम है और आपने बहुत सारे लोगों का क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, रिट्रेंच कर दिया, छटनी कर दी कि भाई आवश्यकता नहीं है जॉब पे आपको रखने के लिए, आपने उनको निकाल दिया। अब भविष्य में आपके पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल है, उपलब्ध है, इस चीज़ की भी जानकारी रखना या इस चीज़ को एनालिसिस करके काम करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि फ्यूचर में उतने एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ अगर होंगे तो हम किस तरीके से उनके साथ वर्क कर सकते हैं। तो दिस इज द सप्लाई साइड। अब ये थी क्वांटिटेटिव की मेथड्स जो दो पार्ट में डिवाइड थी, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। अब क्वांटिटेटिव के अलावा हमारी क्वालिटेटिव टेक्निक है। क्वालिटेटिव टेक्निक में पहला आता है हमारा जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस का पूरा टॉपिक हमने कवर किया हमारे फर्स्ट यूनिट में। उसी तरीके से जॉब को, नौकरी को विश्लेषित करके लोगों की मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा टॉपिक है, मानव संसाधनों की आवश्यकता और आपूर्ति की जाती है, नियुक्तियाँ की जाती हैं। उसमें दो तरीके हो गए, एक तो हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन और नेक्स्ट हो गया जॉब स्पेसिफिकेशन। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन इज इंक्लूडेड द जॉब टाइटल, वर्क कंडीशन, ठीक है, जॉब कंटेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन में जब आप नियुक्तियाँ निकालते हैं, जब आप नौकरियाँ निकालते हैं, आप एप्लीकेशंस मंगवाते हैं, रिज्यूम्स मंगवाते हैं, तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन होता है तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में ये बताया जाता है कि भाई आपके जॉब का क्या टाइटल होगा। यू आर अपॉइंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मैनेजर, तो ये हो गया जॉब टाइटल।
फिर वर्क कंडीशन, टू दिस मच वर्क यू हैव टू डन फॉर अ डे, या फिर इन फील्ड में आपको काम करना है, यू हैव टू टेक मेनी डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, सोशल वर्क और द एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी। ठीक है, इन सब में जॉब कंटेंट में, वर्क कंडीशन में ये चीज़ें आ जाती है। और लास्ट होता है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि फ्यू थिंग्स आर रिक्वायर्ड इनटू द जॉब, लाइक द एक्सपीरियंस, द मिनिमम क्वालिफिकेशन, और वन मोर थिंग इज द एजुकेशन लेवल ऑफ योर एम्प्लॉयज। तो इन सारी चीज़ों को जॉब स्पेसिफिकेशन में कि भैया मिनिमम इतना एक्सपीरियंस चाहिए, इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतना क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस, अनुभव, नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये मिनिमम कुछ चीज़ों के साथ कि कम से कम व्यक्ति इतना एबल तो, स्किल इतनी तो हो, बाद में हम लोग ट्रेनिंग करके उसकी स्किल को इम्प्रूव कर लें, लेकिन मिनिमम इतनी क्वालिटी के साथ कि क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज के साथ अगर कोई एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो देन वी विल गिव द जॉब टू हिम और हर, उसको हम जॉब दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस आर द टेक्निक्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एचआर रिक्वायरमेंट कि ह्यूमन रिसोर्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, विदाउट ह्यूमन रिसोर्स नो ऑर्गेनाइजेशन कैन स्टार्ट द वर्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मानव संसाधन के काम नहीं कर सकती, चाहे कितनी ही न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन इंस्टॉल कर ली जाए, लेकिन जब तक ह्यूमन रिसोर्स के स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए नहीं होगा तो आपकी वो जो मशीन है न्यू टेक्नोलॉजी की वो भी काम नहीं करेगी। तो इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम जो होते हैं वो मशीनरीज पर, टेक्नोलॉजी पर तो होते ही हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा नीड होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की, मानव संसाधन की। हमारी अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वी आर the one more thing is the important part of those organization, because due to the employees की वजह से, human resources की वजह से जो वर्क होता है वो कंप्लीट हो पाता है। लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी आवश्यकता हो उतने हम रखते चले जाएंगे, नहीं, उनकी इस टेक्निक्स के थ्रू एनालिसिस किया जाता है। उस एनालिसिस, उस विश्लेषण के आधार पर फिर मानव संसाधनों की क्या की जाती है, भर्तियाँ की जाती हैं, उनको नौकरी, जॉब दिया जाता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक।